न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने न्यूक्लियस के साइज की कुछ एप्लीकेशंस देखी। फिर आप लोगों ने अपने न्यूक्लियस को क्लासिफाई करना सीखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप लोगों ने उसको क्लासिफाई करना सीखा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल न्यूक्लियर क्या होता है या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या होता है। फिर आप लोगों ने कुछ फैक्टर्स पढ़े जिनके ऊपर आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 आपने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी, नंबर 2 आपने पढ़ा मास डिफेक्ट, नंबर 3 आपने पढ़ा n/p रेशो। और इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग प्रीवियस ईयरली पूछे गए CSIR नेट के क्वेश्चंस भी कर चुके हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मॉडल्स जिनके थ्रू आप लोग किसी भी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। टोटल आपके पास 4 मॉडल होते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला मॉडल जो कि आपके पास होने वाला है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। स्टार्टिंग से देखते हुए आओगे तो मजा भी आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और आपको समझ में भी अच्छे से आने वाला है। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोग देख चुके हो किस तरीके से आपकी जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो मास डिफेक्ट को भी, बाइंडिंग एनर्जी को भी और n/p रेशो को भी। अब आपके पास कुछ मॉडल्स हैं जिन मॉडल के थ्रू आप लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बता सकते हो या फिर उसकी स्टेबिलिटी को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई वेरियस मॉडल वाज प्रपोज। टोटल आपके पास 5-6 मॉडल होते हैं, 4 मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के दोनों से आपके पास अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चन आपका आ चुका है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी, क्वेश्चन आपका आ चुका है सेल मॉडल से भी, और इनसे क्वेश्चन आपके पास भर भर के आते हैं CSIR नेट के अंदर भी और IIT जैम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फर्मी मॉडल से आपके पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही गेट के अंदर आया, ना ही टिफर के अंदर आया है, और ना ही आपके पास कोई कलेक्टिव मॉडल से अभी तक कोई क्वेश्चन आया है। लेकिन फिर भी हम लोग फर्मी मॉडल का क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको कलेक्टिव मॉडल पढ़ना है तो आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हो। ये 3 मॉडल पढ़ने के बाद आपको ये मॉडल आराम से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आपस कब का मॉडल है, 1929 का मॉडल है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, स्टैटिस्टिकल मॉडल, यानी कि आप लोग यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर चीजों को समझने वाले हो। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है अनकंसर्न्ड अबाउट मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि जो आपका न्यूक्लियाई है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है, वो स्टैटिक है। अगर वो स्टैटिक है इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है वो भी आपके पास क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। अगर आपका मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसके अंदर के एटम्स भी मूव करेंगे, अगर वो एटम्स मूव करेंगे तो उसके अंदर का न्यूक्लियस भी मूव करेगा। लेकिन आपने मान लिया कि उसका न्यूक्लियस क्या है, स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा। तो अगर न्यूक्लियस रुका हुआ है तो आपका मॉलिक्यूल भी क्या है, रुका हुआ है। आपने क्या किया है, आपने मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर पढ़ा है, लेकिन आपके जो मॉलिक्यूल है वो मोशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज होमोजेनियस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग पार्टिकल होता है। ये चीज आपको अभी पता है, लेकिन जिस टाइम पे ये मॉडल आया था उस टाइम पे ना तो न्यूट्रॉन के बारे में पता था ना ही प्रोटॉन के बारे में पता था। उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपके पास कोई न्यूक्लियस ऐसी चीज होगी, इसके अंदर पास कुछ पार्टिकल होंगे और ये पार्टिकल कुछ इस टाइप के होंगे कि बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेव कर रहे होंगे। बस ये कैसा बन जाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। आप लोग बोलते हो कि अगर आपके पास चैम्बर के अंदर सिर्फ और सिर्फ O2 गैस होते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की आपको यहाँ पर गैस देखने को मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे N2 को भी डालो, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जहां पर आपके पास अलग अलग टाइप की गैस रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनको स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल बोला गया, यानी कि जिस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है सेम उस तरीके से आपका ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है इंटरेक्शन फोर्स और इंटरेक्टिंग एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड स्पिन। इनको बिल्कुल आइडेंटिकल भी माना गया, इनको माना गया कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनकी कोई स्पिन नहीं है। न्यूक्लियर के पास स्पिन होती है, न्यूक्लियर के अंदर जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास स्पिन होती है। ये बात आपको बहुत बाद में पता चली थी, लेकिन इस टाइम के ऊपर नहीं पता था। माना गया कि ना तो कोई चार्ज है ना ही कोई स्पिन है, तो ना ही अगर कोई चार्ज होगा ना ही कोई स्पिन होगा तो उनके बेसिस के ऊपर आपके पास कोई भी इंटरेक्शन फोर्स भी नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि इंटरेक्शन फोर्स और इंटरेक्टिंग एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड स्पिन। तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, इंटरेक्शन फोर्स और इंटरेक्टिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन मास ओनली एंड इट इज कंसीडर्ड एज द कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ मास। इस बात को आप लोग आज की डेट में पढ़ते हो, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म क्या पढ़ते हो कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका मास ज्यादा होता है, जब वो जुड़ जाएंगे बस क्या होता है, उसका मास कम हो जाता है। कुछ मास कम हुआ, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया और वही एनर्जी की वजह से आपके पास न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको आप लोग आज की डेट के अंदर क्या बोलते हो, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। लेकिन उस टाइम पे क्या कहा गया, उस टाइम पे कहा गया कि जो इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ये किसी भी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो यहाँ पर कोई चार्ज है ना ही आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी स्पिन है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एनालॉजी ऑफ न्यूक्लियस विद लिक्विड ड्रॉप। आपका जो मॉडल है वो आपके पास क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। तो यहाँ पर एक लिक्विड की ड्रॉप से आपके न्यूक्लियस को कंपेयर किया गया, एक लिक्विड के ड्रॉप के बिहेवियर से एक न्यूक्लियस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया। कैसे कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लिक्विड ड्रॉप एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई बोथ हैव लार्ज नंबर
नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपके पास मान लेते हैं पानी की एक ड्रॉप है, आपके पास एक पानी की ड्रॉप होगी, तो इस पानी की एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। एक सिंगल ड्रॉप के अंदर भी आपके पास काफी ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एक ड्रॉप के अंदर अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं तो उसको उसने क्या किया गया, उसको सेम बोला गया न्यूक्लियस की तरह कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होने वाले हैं। और अगर आपके पास 0.05 सेंटीमीटर वॉल्यूम वाटर की एक ड्रॉपलेट होती है तो उसके अंदर 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड सेम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल हैव अप्रोक्स 10⁻37 न्यूक्लियंस। उस टाइम पे न्यूक्लियंस वर्ड का यूज किया गया था। इस न्यूक्लियंस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन भी है, आपके पास यहां पर क्या है, प्रोटॉन भी है। ये अलग अलग होते हैं, इनके ऊपर चार्ज है, इसकी स्पिन होती है, वो सब कुछ आपको बाद में पता चला था। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपके जो लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। सेम उस तरीके का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इस तरीके से उन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट किया गया। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है बोथ लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस आर कंसीडर्ड एज होमोजेनियस एंड इनकम्प्रेसिव। अब इसका मतलब क्या है होमोजेनियस का, अगर आपके पास यहां पर पानी की एक बूंद है तो उस बूंद के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल हैं, तो आपके पास अंदर कैसा हो गया, बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। सेम उस तरीके से बोला गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है वो बिल्कुल सेम तरीके के होंगे, आपके पास वो कैसा बिल्कुल एक होमोजेनियस मिक्सचर है। साथ में पास एक कैसा होता है, बिल्कुल इनकम्प्रेसिव होता है। मैंने लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस इज कंसीडर ऐसे। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस होगा तो आप लोग यहाँ पर इसकी डेंसिटी को मेजर करोगे, आपके पास वो क्या होने वाली, सेम ही होने वाली। आप लोग पहले देख भी चुके हो कि आपके पास अलग अलग एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी बाद में क्या निकल कर आई थी, सेम ही निकल कर आई थी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशन द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस आर सेम। अब उस टाइम के ऊपर नहीं पता था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इवन प्रोटॉन के बारे में ही नहीं पता था। क्या पता था कि आपके पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, कुछ इस तरीके के पार्टिकल होने वाले हैं। ऐसा कहा गया कि किसी के ऊपर भी चार्ज है नहीं, किसी के ऊपर भी कोई स्पिन है नहीं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है सेम वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में होने वाला है। अब मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है, एक न्यूट्रॉन है, आपके पास ये क्या है, एक प्रोटॉन है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है सेम वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस होने वाला है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होने वाला है। और सेम उस तरीके से आपके पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में उस वक्त तक डिफरेंस नहीं पता था, यानी कि फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्रोटॉन प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डज नॉट अफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस क्या होता है, वो सेम होता है। जो आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, अगर मैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को हटा दूंगा और मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, न्यूट्रॉन को लगा दूंगा, तो आपके पास ये फोर्स पहले प्रोटॉन प्रोटॉन का था, लेकिन क्या बन जाएगा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बन जाएगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में भी इंटरेक्शन वही था और इसके जो क्या है वही सेम टू सेम आपके पास क्या है, इंटरेक्शन है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज, फोर्स बीइंग द शॉर्ट रेंज सो वन न्यूक्लियर बिकम सैचुरेट बाय अदर नियरेस्ट न्यूक्लियाई। इसका मतलब आपके पास अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बिहेवियर के अंदर आपने कोई भी चेंज किया और उस चेंज की वजह से अगर दूसरे के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज के हिसाब से पड़ेगा। पहले इसके अंदर कोई इफेक्ट आएगा, फिर इसकी वजह से इसके अंदर इफेक्ट आएगा, फिर इसकी वजह से इसके अंदर इफेक्ट आएगा, यानी कि इस तरीके से वो क्या करेगा, सारे के सारे न्यूक्लियस को सैचुरेट कर देगा। आपके पास बीकर में जितने भी न्यूक्लियस होंगे उन सब के अंदर क्या कर देगा, इस इफेक्ट को इस तरीके से ट्रांसफर कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, सैचुरेट कर देगा। लेकिन वो सैचुरेशन कैसे होता है, वो आपके पास एक बिल्कुल शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस पे, फिर दूसरे से तीसरे न्यूक्लियस पे। अब इससे वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरीके का क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी की तरह वो क्या होता है, फैल जाता है। पॉइंट नंबर 5 मैंने यहां पर लिखा हुआ है इफ द लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस इज इन्वेडेड बाय हाई एनर्जी पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द पार्टिकल इज कैप्चर्ड विद द कंपाउंड न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, एक लिक्विड की ड्रॉप है। अगर इस लिक्विड की ड्रॉप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से एक और ड्रॉप को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो ड्रॉप क्या करेगी, इसके ऊपर आकर टकराएगी और मान लेते हैं कि वो ड्रॉप इस पानी की जो बड़ी ड्रॉप है इसके अंदर मिक्स हो गई, यानी कि जो बाहर से ड्रॉप आ रही है इस पानी ने उस ड्रॉप को ले लिया और इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस चीज को आप लोग प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके पास लिक्विड कैसा होता है, मरकरी का होता है, मरकरी के लिक्विड को आप लोग इस तरीके से हाथ के ऊपर फैला सकते हो, और आपने लैब के अंदर कहीं मरकरी देखा होगा तो उसको आप लोग इस तरीके से हाथ पे रखकर खेलते भी हो। तो मरकरी के जो ड्रॉपलेट होते हैं, आपके पास एक छोटा ड्रॉपलेट होगा, आपके पास दूसरा होगा, तो जब आप लोग दूसरे को उसके पास लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे से कंबाइन हो क्या बना लेगा, बड़ा आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा मरकरी का। तो ये चीज आप लोग लैब के अंदर ऑब्जर्व बड़े इजीली कर सकते हो। और इस मॉडल के अंदर जो लिक्विड का यूज किया गया था आपके पास क्या था, मरकरी ही था। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर किस लिक्विड की हेल्प से आपको मॉडल समझाया गया था, तो मरकरी को ही वहां पर लिया गया था। तो अगर आपके पास यहाँ पर मरकरी की छोटी ड्रॉपलेट होगी, आपके पास यहाँ पर एक छोटी होगी और ये इधर की तरफ मूव कर रही होगी, क्या करेगी, मिलेगा क्या, बड़ा न्यूक्लियर बना लेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग अपने लिक्विड ड्रॉप के अंदर बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल ऐड करते हो तो वो उसको अंदर कैप्चर करने की टेंडेंसी रखता है। अगर आपके पास यहाँ पर बाहर से कोई भी दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो इसको कैप्चर कर लेगा, या फिर आपके पास कोई हाई एनर्जी पार्टिकल आता है जैसे कोई रेडिएशन आती है तो उसको भी वो अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया गया कि अगर किसी न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी आप लोग हाई एनर्जेटिक बीम डालोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्सेस एनर्जी इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टिकल
पार्टिकल इन ड्रॉप और न्यूक्लियस इन न्यूक्लाइड। अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर आपने बाहर से रेडिएशन डाली, उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन सब के अंदर वो एनर्जी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली आपके पास डिवाइड हो जाएगी। ये मॉडल सबसे पहला मॉडल था, ऐसा नहीं है कि इसकी सारी बातें सही है। सबसे पहले आपके पास इस तरीके से न्यूक्लियस को पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे सक्सेसफुल मॉडल आपके पास कौन सा होने वाला है, शेल मॉडल होने वाला है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग शेल मॉडल को ही पढ़ने वाले हैं। मैजिक नंबर भी इसी मॉडल के अंडर ही आता है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है डी एक्साइटेशन ऑफ ड्रॉप और न्यूक्लाइड्स मे बी पॉसिबल थ्रू 3 वेव। अगर आपके पास रेडिएशन आया, रेडिएशन ने न्यूक्लियस के क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसने क्या किया, बाहर से पार्टिकल आया तो उसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद आपके न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो चुका है, वो क्या हो चुका है, एक्साइट हो चुका है, उसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब वो क्या कर सकता है, इस एनर्जी को बाहर रिलीज भी कर सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो फ्यूजन प्रोसेस को, इसको आप लोग मरकरी के लिक्विड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपके पास मरकरी की कोई 2 लिक्विड होती है और उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो, एनर्जेटिकली कुछ भी इस तरीके से प्रेस करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। यानी कि उसने क्या कर दिया, फ्यूजन प्रोसेस को भी इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके पास मरकरी की एक बड़ी ड्रॉपलेट इस हाथ के ऊपर होती है, आप दूसरे हाथ से उसको इस तरीके से प्रेस करोगे तो वो छोटे छोटे आपकी मरकरी ड्रॉप के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे आप लोग उसको वापस छोड़ोगे वो क्या हो जाएगी, वापस से मिलकर क्या बना लेगी, बड़ा न्यूक्लियर बना लेगी। तो अगर बाहर से कोई आ रहा है तो कैप्चर भी कर सकता है और अंदर से क्या कर सकता है, बाहर भी निकाल सकता है। यानी कि मरकरी लिक्विड के डेमोन्स्ट्रेशन से उसने न्यूक्लियस के फ्यूजन को और फ्यूजन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और विद द हेल्प ऑफ मरकरी लिक्विड इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और इन सबको वो कर चुका। अब जो एक्सेस एनर्जी उसने अंदर ली है वो सारे न्यूक्लियंस के पास बराबर बट तो जाएगी, लेकिन अब वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। अगर वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो वो एनर्जी को वापस बाहर भी निकाल सकता है। आप लोग पढ़ते हो कि बीटा डीके क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो अल्फा रेडिएशन कैसे निकलते हैं, तो वो सब वही चीजें यहां पर बता रहा है। तो डी एक्साइटेड यहां पर 3 तरीके हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसको ड्रॉप के एग्जांपल से। अगर आपके ड्रॉप के अंदर मान लो आपके पास ये क्या है, पानी की ड्रॉप है, पानी आपके पास क्या है, ड्रॉप है। आपने क्या करा, बाहर से आपने इसके अंदर हीट को ऐड कर दिया। आपने कहा है कि जब भी आपके पास बाहर से कोई पार्टिकल या फिर कोई रेडिएशन आता है ये इसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, यानी क्या कर लेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर इस एनर्जी को उसको बाहर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसको कूलिंग से आप लोग इसको कर सकते हो या फिर अगर वापस से क्या कर दे, इस हीट को वापस से क्या कर दे, उसको रेडिएट कर दे। तो लिक्विड ड्रॉप से आप समझ सकते हो, अगर किसी लिक्विड ड्रॉप ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो वो उसको रिलीज कर सकती है बाय कूलिंग। कूलिंग के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको वापस से ग्राउंड स्टेट में ले आ सकते हो, या फिर बाय इवेपोरेशन ऑफ सम सिंपल पार्टिकल। इसका मतलब मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक पानी की आपके पास एक ड्रॉपलेट है, इसके अंदर क्या आपके पास H2O के इस तरह से मॉलिक्यूल है, मैं बना रहा हूं इस तरीके से मॉलिक्यूल, या मान लो आपके पास क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नली बाहर से क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के आपने यहां पर और डाल दिए बाहर से एक्सटर्नली। अब क्या हो गया, इसके अंदर का मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, आपके पास एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास पता है कि मास आपके पास क्या हो रही है, एनर्जी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो मास बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या होगा, एक्साइट हो गया। अब अगर इसको वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आना तो ये भी कर सकता है कि आपके पास यहां पर 4 मॉलिक्यूल आपने क्या किया, एक्स्ट्रा डाले, तो क्या करेगा आपके पास जो इसके पास पहले 4 मॉलिक्यूल थे इनको यहां से बाहर निकाल सकता है। और पानी को बाहर आप लोग कैसे निकालते हो, थ्रू इवेपोरेशन ही निकालते हो। तो ड्रॉप को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद इस तरीके से इसने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर भी अपनी बातों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जैसे कि इसने कहा था कि बाय कूलिंग आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपने मॉलिक्यूल को वापस से ग्राउंड स्टेट में ले सकते हो। सेम उसे यहां पर क्या किया, बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर किसी न्यूक्लियस ने बाहर से कोई भी अपने पार्टिकल को अंदर अपने कैप्चर कर लिया है तो वो उसको बाहर निकाल सकता है थ्रू रेडिएशन प्रोसेस को भी आप लोग पढ़ते हो। उसके बाद बाय द एमिशन ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियाई। अब क्या करेगा, आप मान लो आपके पास यहां पर कोई न्यूक्लियाई पहले छोटा था, इसने क्या किया, बाहर से कुछ कैप्चर कर लिया, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या कर सकता है, इस बड़े न्यूक्लियाई क्या कर सकता है, छोटे के अंदर ब्रेक हो सकता है। मान लो इस साइज के अंदर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, इस साइज के अंदर ब्रेक हो जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शंस को भी आप आज के अंदर पढ़ते हो, यानी कि कुछ हद तक लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के अंदर सक्सेसफुल हो गया था। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ लिक्विड, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ हाई एक्साइटेशन रप्चर ऑफ ड्रॉपलेट टेक प्लेस इनटू स्मॉल ड्रॉप। अगर आपके हाथ के अंदर लिक्विड की ड्रॉप होगी, मरकरी लिक्विड की ड्रॉप होगी और आप लोग ऊपर से फोर्स लगाओगे, यानी कि क्या लगाओगे, आप लोग हाई एनर्जी लगाओगे, क्या कर दोगे, आप लोग इसको एक्साइट कर दोगे। तो जैसे ही आप लोग एनर्जी लगाओगे तो आपके लिक्विड की ड्रॉप बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सेम उस तरीके से न्यूक्लियर फिजन को भी आप लोग पढ़ते हो, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियर। जहां पर आपका जो एक न्यूक्लियाई है वो 2 न्यूक्लियर के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये न्यूक्लियस के फिजन को और फ्यूजन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। एंड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड मरकरी इसको समझाने के अंदर कोई भी इसको दिक्कत नहीं हुई और इस मॉडल को उस टाइम पे क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में इसके बाद क्या आया था, शेल मॉडल ही आया था वापस, क्या बहुत फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इनटू लार्जर वन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ सम न्यूक्लियाई दैट कोरिलेट विद ईच अदर। जिस तरीके से आपके जो लिक्विड के मरकरी के वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस तरीके से आप लोग फ्यूजन को भी यहां पर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ ड्रॉप इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मरकरी। और बेसिकली लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर मरकरी की हेल्प से ही उसको सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट उस टाइम पे किया गया था। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जो आपकी मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर आपके कौन कौन सी एनर्जी यहां पर हो सकती है, किस टाइप की
के पास एनर्जी बनेगी, उसके आपको कुछ टर्म पढ़ने हैं, उससे कुछ फॉर्मुले पढ़ने हैं, फॉर्मुले के ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नंबर 1 एडवांस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसका मतलब उसने क्या किया है, बाहर से किसी पार्टिकल को अपने अंदर कैप्चर कर लिया है, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अनलाइक द शेल मॉडल अप्लाई टू न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट। जब आप लोग शेल मॉडल को पढ़ोगे, उसमें कहां पढ़ते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने इस प्रोसेस को किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्रोवाइड्स इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द मोस्ट लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन को भी उसने यहाँ पर क्या करता था, एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रोवाइड्स द बेस ऑफ कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एंड इट्स रिलेशन विद एटॉमिक मास। सबसे पहले आपके पास ये मॉडल आया था, इसने क्या कहा था कि मास आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसी मॉडल के थ्रू आया था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रोवाइड्स द बेस ऑफ कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एंड इट्स रिलेशन विद एटॉमिक मास। और रिलेशन को आप लोग बाद में पढ़ते हो, फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चंस भी आप लोग कर चुके हो। द कोरस्पॉन्डिंग मास फॉर्मूला इज डिफाइंड प्योरली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपके पास जो मास फॉर्मूला है, कितना मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको आप लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो विद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द ओरिजिनल विजेकर फॉर्मूला डिफाइंस 5 टर्म। यहाँ पास क्या आने वाली है, 5 टर्म आने वाली है। E इज इक्वल टू E ऑफ वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी आपके पास आएगा, एसिमेट्रिक एनर्जी आएगा, कूलोम्बिक एनर्जी आपके पास आएगा, पेयरिंग एनर्जी आपके पास आएगा। अब ये एनर्जीज क्या होती हैं, किस टाइप से आप लोग इनको मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर के अंदर। इनके फॉर्मूले भी आपको याद करने और इनके ऊपर से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अब हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके पास आए हुए हैं आज, जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर से। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, CSIR नेट 2018 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज गिवन इन द कॉलम 2। आपके पास यहाँ पर एक कॉलम नंबर 1 है, आपके पास यहाँ पर क्या कॉलम नंबर 2 है, आपको इनको सही तरीके से मैच करना था। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैजिक नंबर आपको पता है कि मैजिक नंबर का एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल। इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। बाकी बेसिक मैं आपको बता चुका हूं कि आखिर मैजिक नंबर क्या होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो आपने अभी पढ़ा है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आप लोग फ्यूजन को और फ्यूजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फ्यूजन तो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब फ्यूजन क्या हो जाएगा, पास यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास 1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ए आपका जा रहा है 4 के ऊपर, बी आपका जा रहा है 1 के ऊपर। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं। ए आपका जा रहा है 4 के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन के अंदर है, बी और सी को मैं यहाँ पर काट देता हूँ। बी आपका जा रहा है 1 के अंदर, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से आपके पास एक क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। बाकी हम लोग एक्टिनाइड्स को भी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को इस कोर्स के अंदर आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। आपका जो एक्टिनाइड से कहां पर जुड़ेगा, रेडियोएक्टिव जुड़ेगा, आपका जो थ्रेशोल्ड कहां जुड़ेगा, आपके पास क्यू वैल्यू जुड़ेगा। ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर क्या था, सही था। अब बेसिकली आपके पास एक्टिनाइड्स क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, क्यू वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पर ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ मैजिक नंबर से और लिक्विड ड्रॉप से भी हो सकता था। और 4 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन आया न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कई बार बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री 14 मार्क्स की भी पूछी गई है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री 6 मार्क्स की तो आएगी, कभी वो 8 की भी आ सकती है, 10 की भी आ सकती है और 14 की भी एक बार आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बार का। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी टर्म इंक्लूडेड इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो आपने अभी पढ़ा है कि आपके पास टोटल 5 टर्म आएगी। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, एसिमेट्रिक है तो क्या होती है, हाँ ये होती है। कूलम्बिक है क्या होती है, तो हाँ ये भी होती है। वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, हाँ ये भी होती है। पेयरिंग एनर्जी हाँ ये भी होती है। यानी कि पास क्या हो गया, फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा, थर्ड भी सही होगा और फोर्थ भी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सही हो जाएंगे। अब एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, अगर नहीं पता है तो कंफ्यूज मत हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सबको पता चल जाएगा। इसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक नंबर से। क्वेश्चन क्या है, द सेट अमंग द फॉलोइंग इन विच ऑल नंबर्स आर मैजिक नंबर पर न्यूक्लियन। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन, आपको ये देखना है कि इन ऑप्शन के अंदर से कौन से 4 नंबर पर सारे के सारे मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज 2 मैजिक नंबर। आपके पास पेयर ही गिवन है, आपको ये देखना है कि कौन सा पेयर के अंदर आपके पास दोनों नंबर मैजिक नंबर ही गिवन है। तो 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, 2017 के अंदर भी क्वेश्चन आया और कुछ क्वेश्चन आपके पास मैजिक नंबर के और भी आ चुके हैं 2015 के अंदर, 2013 के अंदर, मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास काफी ज्यादा आते हैं। तो मैजिक नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल का आपको बेस भी पता होना चाहिए, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। एनर्जी टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एनर्जी क्या होती है, उनका एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके ऊपर के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।